हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग लास्ट क्लास में जो चैप्टर कवर किए थे दैट वाज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड फॉर क्लास 10th। लास्ट वाले चैप्टर में ही मैंने आपको बता दिया था क्या कि मोस्टली आप अपना सारा समय लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को देते हैं, बट क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो उधर से कम, समटाइम इधर से ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि उधर से होता नहीं है, मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को लोग पढ़ते नहीं हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। स्कोरिंग चैप्टर है, इसको ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको पुराना चैप्टर थोड़ा कम भी समझ आया है तो भी आप चिंता ना करें, दूसरे वाले चैप्टर को यानी इस वाले चैप्टर को फोकस करें। आपका स्कोर यहाँ से डेवलप होगा, बढ़ जाएगा। अब चैप्टर के नाम पर अगर आए तो पहला पार्ट है ह्यूमन आई, दूसरा है कलरफुल वर्ड। तो पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में जानना होगा, क्योंकि दुनिया कितनी रंगीन है ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे आँखों में रोशनी होगी। तो यहाँ पर ह्यूमन आई का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा हमें जानना होगा। हालांकि ये बायोलॉजी का पार्ट है, बट फिर भी हमें यहाँ बताना ज़रूरी है, कारण कि फिजिक्स में आगे किस प्रकार से हमें डील करना है, बायोलॉजी की कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होंगी, थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है। ये देखिए डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नियरली स्फेरिकल है। नियरली क्यों कहा मैंने, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है, बल्जिंग है। ऐसा ही होता है जो अगर पोस्टमार्टम वगैरह कहीं हो रहा हो तो आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ जो लोगों की आंखें हैं आपको हो सकता है पड़ी हुई दिख जाएं। वो दिख जाएगा कि फिर लगभग स्फेरिकल होता है, और साइज़ भी आपको वहाँ से दिख जाएगा, बहुत छोटी सी होती है। आपने कंचे वगैरह खेले होंगे या देखे होंगे, लगभग उसी के आकार का 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.3 सेंटीमीटर, कहीं यहाँ लिखा भी होगा, देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा भी गया है ये बात यहाँ पर। लगभग 2.3 या 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच के अबाउट ये आपका आई बॉल होता है, आँख की जो गोला होता है, और लगभग स्फेरिकल होता है। यहाँ थोड़ा सा बल्जिंग होती है। ये जो बल्जिंग पार्ट है ये वही पार्ट है जो अलाइव पर्सन में जो आंखें होती हैं, आप अगर उनकी आंखों को देखो तो आउटर से जो दिखता है आपको यही वाला पार्ट दिखता है। इसका जो नाम होता है वो होता है कॉर्निया, ठीक है। और इसके बाद कॉर्निया से और अंदर की तरफ जाएं, आप आंखों में डूब जाएं किसी की, तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक लिक्विड होता है। ये लिक्विड का नाम रखा गया है, 2 प्रकार के लिक्विड होंगे, अभी एक आगे और आएगा। अभी ये जो पहला वाला लिक्विड आया इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, बेहतर होगा। एक ये वाला और एक ये वाला, ये कोई फिक्स पार्ट नहीं है। ये जैसे आपका कैमरा होता है, आपने देखा होगा, दरअसल ह्यूमन आई एक प्रकार का कैमरा ही है, बट बस ये नेचुरल कैमरा है। और हम लोग जिस कैमरे से फ़ोटो लेते हैं, मैं यहाँ DSLR टाइप वाले कैमरास की बात कर रहा हूँ, जिसमें फ़ोटो क्लिक करने पर एक शटर ऑन ऑफ की आवाज़ आती है, उस वाले कैमरे की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन आई भी उसी प्रकार का है। यहाँ पे ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है ये कोई फिक्स पार्ट नहीं है। जब आप सोते हो तो ये दोनों एक दूसरे के करीब में आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी ये पास पास आ जाते हैं सोते टाइम। और जब आप किसी को घूर के देखते हो तो ये जो पॉइंट है दूर दूर चले जाते हैं। तो लाइट जो अमाउंट होता है एंटर करता है आपकी आंखों में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वी कैन से दैट कि ये जो पार्ट है ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ द लाइट दैट विल एंटर योर आइज़।
इसका नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है देख लीजिए, यहाँ पर ये आइरिस है, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किए इनको आइरिस कहा जाएगा, और बीच में होल जहाँ से लाइट एंटर होगी उसको प्यूपिल कहते हैं। मतलब जो अगर आइरिस अप्रोच करेंगी, ए और बी पॉइंट पास पास आएंगे जैसे कि सोते टाइम होता है, तो यू कैन से प्यूपिल का डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, घूर के देखते टाइम प्यूपिल का डायामीटर वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो दिखाई देता है ये होता है लेंस। ये लेंस यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, लगभग ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, इसके बाद में ये लेंस का जो आकार है, साइज एंड शेप है, ये परमानेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। वो कैसे? यहाँ पर लेंस का ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर सी कहूँ और इसको अगर डी कहूँ, तो सी एंड डी ये आपका कनेक्टेड होता है यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। इसको आप ई कह दो, इसको एफ कह दो। तो जो सी ई है और जो डी एफ है, यहाँ पर मसल्स होती हैं, इनका नाम होता है सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं ये मूव कर सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। जो सी और डी पॉइंट पास पास आएंगे, कब आएंगे? जब सिलियरी मसल्स अप्रोच करेंगी। और सी और डी दूर दूर भी जा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि लेंस कब मोटा हो जाएगा, कब पतला हो जाएगा। जब सी और डी ये पास पास आएंगे तो लेंस में मोटाई बढ़ जाएगी, थिक हो जाएगा। और जैसे आप सी और डी को दूर दूर ले जाओ, सिलियरी मसल्स यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हों, इन दैट केस ये जो आपका लेंस है वो पतला हो जाएगा। तो लेंस की जो पतलाई है, जो मोटाई है, ये कोई परमानेंट नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है। किस बात पर निर्भर करती है? ये डिपेंड करता है कि आप अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं, कहाँ का मतलब देख रहे हैं। बहुत दूर का देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स का जो सिचुएशन होगा, और जो पास का बहुत देखेंगे तब जो सिचुएशन होगा वो अलग अलग होगा। लेंस की मोटाई, थिकनेस और थिकनेस ये सब बदल जाएगी। ठीक, अब इस लेंस के अगर हम राइट साइड में बात करें तो बहुत सारा स्पेस आप देख रहे हैं, खाली नहीं होता है। यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है, ये होता है, इसका नाम विट्रस ह्यूमर। तो आपकी आँखों में डूबने के लिए दो लिक्विड हैं, एक विट्रस ह्यूमर है, एक एक्वस ह्यूमर है। ऑलवेज यू कैन आस्क विद समवन कि आँखों में आपके जो डूबना है कौन सा लिक्विड है जिसमें डूबना है। अगर बाहर बाहर ही डूब रहे हैं तो एक्वस ह्यूमर है, और अंदर जा कर के डूबे हैं तो विट्रस ह्यूमर है। और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है जिसको आपने कॉर्निया कहा है, इसके लेफ़्ट एंड राइट अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेफ़्ट में देखो तो एयर है, और राइट में देखो तो क्या है कि एक्वस ह्यूमर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है लेफ़्ट एंड राइट में, जबकि अगर हम आई लेंस की बात करें तो उसके लेफ़्ट राइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यही कारण है कि जब लाइट इधर से आ रही होती है तो पहले ये कॉर्निया के थ्रू पास होके जब एक्वस ह्यूमर में पहुंचती है तो मोस्ट ऑफ दी जो बेंडिंग होती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है वहीं हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं होता है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस आइलेंस के लेफ़्ट एंड राइट जो ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियरली इक्वल होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, दोनों ही पूछ लिए गए हैं कि आई बॉल डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, एंड जो रिफ्रैक्शन होता है मेनली कहाँ पर होता है? ये कॉर्निया पर ही हो जाता है। आई लेंस पर जो रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब पावर ये जो होती है आपकी आई लेंस की, सॉरी आई बॉल की, ये टोटल पावर का मोस्ट ऑफ दी पावर इस कॉर्निया में होता है, न कि आई लेंस में होता है। आई लेंस में भी पावर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कॉर्निया में बहुत ज़्यादा होती है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई एक बल्ब इमेजिन कर रहे हैं और इससे रेज़ हम निकाल रहे हैं, तो ये रेज़ कॉर्निया से होते हुए
एक्वस ह्यूमर से होते हुए, आई लेंस से होते हुए, देन इसके बाद में विट्रस ह्यूमर से होते हुए, आखिरी में ये पीछे आँख का पर्दा जिसे बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में रेटिना को हिट करती है, वहाँ पर इमेज बनती है। और जो इमेज बनती है यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। दिस इज़ लाइक स्क्रीन। जब आप कैमरे से पिक्चर फ़ोटो क्लिक करते हो तो एक फ़िल्म होती है, पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, उस फिल्म को नेगेटिव बोलते थे और फिर बाद में उससे रियल फ़ोटो का प्रिंट निकलवाते थे। ऐसे यहाँ पर भी होता है कि ये जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड होती है, फिर भी हमें सीधा सीधा दिखाई क्यों देता है? दिखाई सीधा सीधा इसलिए देता है कि ये जो दिख रहे हैं आप, यहाँ से सिग्नल जाता है, ऑप्टिकल सिग्नल होता है और आपके ब्रेन में जब पहुँचता है वो सीधा हो जाता है। तो इमेज रेटिना पर बनती उल्टी है, बट हमें सीधी दिखाई इसलिए देती है बिकॉज जो नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व, वो उसको सीधा कर देती हैं। ये मैंने मेन बात बताई। बाकी आगे अगर आप फिजिक्स में कहानी को बढ़ा रहे हैं तो इतना डिटेल में डायग्राम बार बार तो बनाना संभव नहीं है, तो हमें चाहिए होगा एक ऐसा डायग्राम जो इसी के इक्विवेलेंट हो और हम फटाफट बना लें। तो हम आई बॉल को एक बल्ज वाला पार्ट इग्नोर करेंगे, नॉर्मल स्फेयर से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर ऐसे एक इस बना देंगे, ये लेंस हो गया। इस प्रकार का जो डायग्राम है ये आई बॉल को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्यूचर इफ़ वी आर टॉकिंग इन फिजिक्स। देख लीजिए, ये यहाँ पर मेंशन है, ऑप्टिक इक्विवेलेंट, राइट। नाउ इसके बाद हमें बात करनी होगी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन की। चलिए देख लेते हैं कि ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है। इसका भी बड़ा हो हल्ला रहता है, आसानी से समझ में नहीं आता है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये मैंने आई बॉल बनाया है, ये आपका आई लेंस है, यहाँ पर रेटिना होगा, यहीं पर इमेज बनेगा। किसका? आप अपनी आंखों से जिसको भी देख रहे हैं उसका इमेज बनेगा। ये पहली जो सिचुएशन है, यहाँ पर किसी को आप देख रहे हो लेकिन वो बहुत दूर है आपसे, लेकिन देखना तो है, आप देख रहे हैं। इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे बनेगी। यहाँ पर इमेज, मैंने इसको I1 लिख दिया, ठीक। अब जिसको आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन सपोज करिए थोड़ा सा आपके करीब आ गया और अब उसकी दूरी आपसे मात्र 100 सेंटीमीटर है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? अभी भी रेटिना पे बनेगी। दरअसल यहाँ सिचुएशन सामान्य से कुछ अलग हो गई है। क्या अलग हो गई है? लेट मी एक्सप्लेन। ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज होती है वो फोकस पे होती है, ये तो सब जानते हैं। जो ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे लेंस की तरफ आए तो इमेज धीरे धीरे लेंस से दूर जाती है, लेकिन आपकी आँखों के अंदर ऐसा नहीं होगा। आपकी आँखों के अंदर प्रत्येक परिस्थिति में इमेज वहीं बन रही है, रेटिना पर बन रही है। इस जगह से ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। यू की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस, ये आप बदल रहे हो। ये जो बंदा है या जो बंदी है, इसका डिस्टेंस आपकी आंखों से लगातार बदलता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि जो इमेज यहाँ बन रही है वो भी मोशन में है, वो भी दूर जाती जा रही है, नहीं। तो ये वाली सिचुएशन में और ये वाली सिचुएशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि यहाँ फोकल लेंथ कांस्टेंट है और यू को आप चेंज कर रहे हो, उससे वी चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर तीन बातें होती है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तीन बातें कौन कौन सी? v और u और f में से इस वाली सिचुएशन में f कांस्टेंट हो गया, u आप बदलने लग गए तो उससे v बदलने लग गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें 1/v माइनस 1/u 1/f में v नहीं बदल रहा तो u बदलोगे तो क्या बदलेगा? f बदलेगा। मतलब इसके अंदर का ये जो लेंस है,
इसमें बहुत नेचुरल टाइप की ब्यूटी है क्या, कि अपनी फोकल लेंथ एज पर नीड ये एडजस्ट कर लेगा। बस यहाँ पर उसको एक ही बात समझ में आती है कि कोई भी कहीं पर भी हो, आप जब उसे देख रहे हैं तो उसकी जो इमेज बनानी है वो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनानी है। v की वैल्यू इन ऑल सिचुएशन ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर रखनी है। u की वैल्यू आप बदलोगे तो अकॉर्डिंगली f की वैल्यू बदल जाएगी। और ये बदल कैसे जाएगी ये आपको मैंने यहाँ बताया, सिलियरी मसल्स मैंने बताई ना। ये सिलियरी मसल्स जो है क्या करती हैं, लेंस को मोटा पतला करती हैं। लेंस के मोटा पतला होने से क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ बदल जाएगी। उससे क्या होगा, u की वैल्यू बदलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन v की वैल्यू नहीं बदलेगी। ऑलवेज इमेज विल बी एट सेम पोजीशन, दैट इज एट रेटिना। तभी तो आप देख पाओगे। किसी भी स्थिति में अगर ऐसा हुआ कि इमेज रेटिना पे नहीं बनी तो फिर आपको ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। साफ साफ अगर दिखाई दे रहा है, आप किसी को साफ साफ देख पा रहे हो, तो निश्चित है कि इमेज आपकी आँखों में अंदर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर पीछे रेटिना पे बनी है। 2.5 सेंटीमीटर लगभग में है, एग्जैक्ट ऊपर मैंने बताया 2.3 होता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई। यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इस लेंस में ये पावर है, या यू कैन से यहाँ जो सिलियरी मसल्स नहीं बनी है, बस इमेजिन करो कि बनी है, उनमें ये पावर है। क्या पावर है उनमें ये पावर है कि u की वैल्यू चाहे जो हो जाए, v की वैल्यू को नहीं बदलने देंगे वो। दिस एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। बाकी थोड़ा मैथमेटिकल होकर बात करें तो यहाँ पर पहले वाले केस में जो अगर हम पावर निकालें इस वाले लेंस की, वो कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। पावर जो होता है वो 1/f होता है अगर f मीटर में है तो, नहीं तो फिर 100/f, वट एवर द फॉर्मूला। आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस इमेजिन करना है कि अगर हम f निकाल ले गए तो p निकल आएगा। और f कैसे निकालेंगे, जैसे इस वाली सिचुएशन में हम बात करें तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला, यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू 2.5 रख देंगे और f निकल आएगा, दैट विल बी समथिंग। एंड फिर उसी f से हम पावर निकाल लेंगे। ये पावर निकाली मैंने, कितनी आई आपको निकालना नहीं है, चाहे तो निकाल के देख लेना, इतनी ही आएगी यहाँ पर। लेकिन मैंने पावर के 2 नाम रखे हैं, एक पावर रिक्वायर्ड, एक पावर अवेलेबल। थोड़ी ही देर में समझ में आएगा आपको कि ये जो लिखा है इसमें क्या मीनिंग है, इसमें क्या अंतर है। शुरुआत में देखिए सब एक जैसा चल रहा है, शुरुआत में देखिए सब एक जैसा चल रहा है। जो अगर आप रात में लेटे हुए चांद तारों को देख रहे हैं, बहुत दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, बंदी आपसे 1-2-10 किलोमीटर की दूरी पे है और आप उसको देख रहे हैं, तो आपके अंदर आँखों में जो लेंस है, लेंस कॉर्निया सिस्टम है, जो भी आप कहना चाहें, उसकी जो पावर होगी वो 40 होगी। यही रिक्वायर्ड पावर होगी, यही अवेलेबल पावर होगी। जैसे जैसे ये जो बंदा या बंदी है आपकी आँखों की तरफ आएगी, आप करीब की चीज़ों को, पास की चीज़ों को देखने लग जाएंगे, तो आपकी आँखों पे लोड पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका ये है कि यहाँ जो सिलियरी मसल्स इमेजिन आप कर रहे हो बनी नहीं है, उनमें स्ट्रेन आएगा, लेंस मोटा होने लग जाएगा। आपको इसको देखने के लिए अब अपने अंदर को के लेंस को अधिक पावर का बनाना होगा, मसल्स को लोड लेना होगा, पास पास आना होगा, लेंस को मोटा करना होगा। रिक्वायर्ड पावर, अवेलेबल पावर बढ़ गई, दोनों ही 41 हो गई। 100 सेंटीमीटर पर, लगभग 1 मीटर पर रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को आप जो अगर देख रहे होते हो, आपके अंदर जो आँख में लेंस होता है वो लगभग 41 डायोप्टर का हो जाता है। अब आप जिस चीज़ को देख रहे हो उसको और करीब ले आइए, सब कुछ रिलेटिव है, नहीं ला सकते उसको और करीब, तो आप खुद करीब चले जाइए। मतलब अब आपकी आँखों में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेशन है वो मात्र आधे मीटर के बराबर है, 50 सेंटीमीटर। अब उसको देखने के लिए क्या है कि आपको जो चाहिए होगा 42 डायोप्टर चाहिए होगा, इतना रिक्वायर्ड होगा और इतना ही अवेलेबल भी होगा। आप यहाँ पर धीरे धीरे पास आते जाइए, पास आते जाइए। देखिए यहाँ पर अब ये जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया है, और अब जो चाहिए होगा आपकी आंखों में पावर की रिक्वायरमेंट
वो 44 डायोप्टर की होगी। अवेलेबल भी इतना ही होगा, लेकिन इसके बाद अंतर आएगा। अब आपको अंतर समझ में आएगा। ये जो दो मैं पावर बार बार अलग अलग करके लिख रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है। आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके किसी को देखोगे तो क्या होगा कि वो नहीं दिखाई देगा, ठीक से ब्लर दिखाई देगा। हो सकता है आपके केस में ऐसा ना हो, क्योंकि आप अभी यंग हैं, और बल्कि यंग से भी ज़्यादा यंग हैं, तो आपकी जो सिलरी मसल्स हैं वो बहुत तगड़ी हैं, स्ट्रांग हैं। तो आप 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ को आप देखोगे तो आराम से दिखाई दे जाएगा। लेकिन आप अपने पापा या मम्मी को या कोई बहुत बड़े व्यक्ति को बोलो जो थोड़ा कमज़ोर हो गया हो सिलरी मसल्स के पॉइंट से, तो वो 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा, नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? इसके कारण पर फोकस करें आप। तो जो ये फार्मूला है, कौन सा, ये वाला, इसमें U अगर हम 20 रखते हैं और पावर निकालें तो ये आता है 45। मतलब 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ को देखने के लिए हमारे अंदर का जो लेंस है उसे कन्वर्ट होना होगा 45 डायोप्टर के लेंस में, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक कन्वेंशन है। यह पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर के बाद यहाँ जो सिलरी मसल्स होती हैं वो जवाब दे जाती हैं। फिर उनमें जो और लोड लेने की क्षमता होती है वो नहीं रह जाती है। तो 25 सेंटीमीटर पर जो आपकी सिलरी मसल्स थी वो इस प्रकार से एडजस्ट हुई थी कि आपका जो लेंस था वो 44 डायोप्टर का था। 25 सेंटीमीटर पर बंदा सामने है और आप देख रहे हो, आराम से दिख रहा था। क्यों? क्योंकि दैट टाइम रिक्वायर्ड पावर भी 44 थी और अवेलेबल पावर वो भी 44 थी। लेकिन उससे करीब में जो कोई अगर ऑब्जेक्ट ले आया गया, अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से जो आप निकालोगे वो रिक्वायर्ड पावर होगी, दैट विल बी 45 डायोप्टर। 45 डायोप्टर का अगर ये हो जाता, जैसे कि आपके केस में हो जा रहा होगा, आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखो किसी चीज़ को, दिखाई दे जाएगा आपको, धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देगा। मतलब आपका जो सिलरी मसल से वो लोड भी ले पा रहा है। अवेलेबल पावर आपके केस में ये 45 डायोप्टर हो जा पा रही है, लेकिन जो ओल्ड या ऑन एवरेज पर्सन की अगर हम बात करें तो नहीं हो पाती, उनमें सिलरी मसल्स यहाँ के बाद लोड नहीं ले पाती। तो इसके बाद जैसे अगर आप 20 सेंटीमीटर पर कोई पर्सन को ऑब्जेक्ट को रख करके देखो, तो हमें चाहिए उसको देखने के लिए कितना, 45 डायोप्टर, लेकिन हमारी आंखों में रहा कितना, 44 के बाद तो पावर की अवेलेबिलिटी बढ़ना बंद हो गई। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हो, उसको देखने के लिए जो आपको पावर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है और अवेलेबल पावर वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन 44 के बाद रिक्वायरमेंट वो तो अभी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सिलरी मसल्स ने जवाब दे दिया है, वो अब और लोड नहीं ले पाएंगी। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे दिक्कतें आना शुरू हुई। 25 सेंटीमीटर से और करीब में जो अगर ऑब्जेक्ट आए तो वहाँ पे दिक्कतें आना शुरू हुई। क्या दिक्कतें आने शुरू हुई कि रिक्वायर्ड पावर जितनी हमें चाहिए इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू मेक द इमेज ऑन रेटिना, वो उतनी पावर सिलरी मसल्स के द्वारा डेवलप नहीं करी जा पाई। अवेलेबल पावर उतनी नहीं हो पाई। मतलब यहाँ पे पावर कम कौन और ज़्यादा कौन, ये पावर है लेस और ये पावर है मोर। ठीक, इससे क्या होगा सोचिए, इमेज कहाँ बनेगी। आप पावर ऑफ लेंस का बहुत सारा किताबों में बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन मूल बात नहीं जानते होंगे, शायद जानते होंगे लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझते होंगे आप। देखिए यहाँ पर जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, जब रेज अगर हम उस पर पैरेलल रेज ऐसे इंसिडेंट कराएं तो वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पे ले जाके। अगर ये लेंस ज़्यादा पावर का है तो क्या करेगा, तो भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज करेगा। जितना ज़्यादा पावर का लेंस होगा उतना ही तगड़ा इसमें कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी। तो आप यहाँ से ये समझिए, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली बाद में, ज़्यादा पावर होने का मतलब क्या है, कम पावर होने का मतलब क्या है। अधिक पावर का लेंस अगर है
तो इसका मतलब उसमें कन्वर्जिंग एबिलिटी अधिक है, रेस को वो लेंस के करीब में ही ले जाके पटक देगा, मिला देगा, मीट करवा देगा, कन्वर्ज करवा देगा। लेंस की पावर अगर कम पड़ गई है तो फिर उसमें कन्वर्जिंग एबिलिटी इतनी नहीं रह गई है कि ये पॉइंट ए पर रे को आके मीट करवा पाए, तो वो रेज पॉइंट बी पर जाके मिलेगी। जितना ज़्यादा पावर होगा लेंस के करीब उतना ही पॉइंट आ जाएगा। जितनी लेंस में कम पावर होगी ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो दूर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब इस बात को इम्प्लीमेंट करिए, देखिएगा ध्यान से। अगर जो यहाँ रिक्वायर्ड पावर है 45 और अवेलेबल पावर है 44, जस्ट फॉर टेम्परेरी बेसिस अगर यहाँ पर जो अवेलेबल पावर है ये 46 डायोप्टर होती, मतलब कोई जादू हो जाए आपकी सिलरी मसल्स में ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा लोड ले पाएँ और अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि लेंस 46 डायोप्टर का हो जाए। 20 सेंटीमीटर की पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो लेंस चाहिए उसकी पावर होनी चाहिए 45 डायोप्टर, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई जादू हो जाए और यहाँ पर लेंस 46 डायोप्टर का हो जाए तो बताइए क्या हमें दिखाई देंगी चीज़ें? ये दिखाई देगा नहीं। तब यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कहानी होगी कि यहाँ पर आपकी मसल्स अधिक पावर की हो गई हैं और पहले ही रेटिना आर से पहले ही रेस को ये मीट करा देगा। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर आपका जो सिलरी मसल्स है इस प्रकार से एडजस्ट हो कि ये लेंस की जो पावर है वो 45 डायोप्टर हो जाए, 45 डायोप्टर हो जाए, इन दैट केस क्या होगा? इसको देखने के लिए आपको चाहिए 45 डायोप्टर और ये हो गया है 45 डायोप्टर, इसलिए इमेज ये कहाँ बनेगा? रेटिना पे ही बनेगा। देखो आर पे जाके मैंने मिलाया, रेटिना पे जाके, ठीक। ये आपके केस में होगा, बट यंग पर्सन में ऐसा नहीं होगा। यंग पर्सन में ये जो 25 सेंटीमीटर से करीब की चीज़ों को आप देख रहे होंगे तो वो नहीं दिखाई दे रही होंगी, धुंधली दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि उसे चलने वाली रेज रेटिना पर मीट नहीं कर पा रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो पावर हमें चाहिए कितनी 45, उतनी इस लेंस में डेवलप नहीं हो पाएगी। डेवलप पावर कम हुई है तो ये बताइए आपकी रेज मिलेंगी कहाँ? आप समझ गए होंगे कि पावर अगर आपकी लेंस में ज़्यादा होती तो रेज रेटिना से पहले ही मिल जाती। पावर अगर बैलेंस है तो रेटिना पर ही मिलेंगी। पावर अगर कम हो गई आपकी आँखों में तो इमेज रेटिना के पीछे मिलेंगी, जा कर के रेज रेटिना के पीछे बनेंगी। ये हो गया इमेज पॉइंट, ठीक। तो ये भी एक जवाब आ गया कि जब आप 25 सेंटीमीटर से करीब में चीज़ों को रख करके देख रहे होते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। क्यों? आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप मान के चलो कि एक एज के बाद आपके साथ ऐसा होगा। 25 सेंटीमीटर से करीब पर चीज़ों को देख रहे होंगे तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? इमेज अगर धुंधली दिखाई दे रही है तो साफ साफ इसका मैसेज ये है कि इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, या तो पहले बन रही है या उसके बाद में बन रही है। तो यहाँ पर इसमें ही आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने इतना समझाया है। यही दो ऑप्शन में रहेगा, एक बिफोर द रेटिना, एक आफ्टर द रेटिना। यहाँ पर आफ्टर रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगा, इसीलिए वो धुंधला दिखाई देगा। ये मैंने आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट समझा दिया। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट समझे क्या है? मतलब दूर की चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर हम एक फिट एंड फाइन हेल्दी आई की बात करें तो कितनी दूर की चीज़ों को देख सकते हैं आप? इनफाइनाइट चांद तारों को, कोई ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो आप उसे देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अननेसेसरी आप अपने दिमाग में डाउट ना लेके आए कि सर एक ट्रक है वो बहुत दूर कहीं खड़ा होता है तो हमें दिखाई तो नहीं देता है, तो ये कहना कि जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है, ये तो गलत है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। दूर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हो जाती हैं आपसे तो दिखाई इसलिए नहीं देती हैं
क्योंकि उन ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है। वही ट्रक जो अगर 2-4-10 किलोमीटर दूर कहीं खड़ा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिख जाएगा आपको, बस ट्रक की जगह वहाँ एरोप्लेन आप खड़ा कर दीजिए, बड़े साइज की चीज़ें दिख जाएंगी। साइज के इशू की वजह से दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं, तो ये बीमारी का पार्ट नहीं है, वो बनाने वाले का इशू है। वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज छोटा है, उसको बड़ा किया जाए तो आपकी आंखों में वो दिखाई दे जाएगा। विजुअल एंगल से चीज़ें रिलेटेड हैं, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिजीज़। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट में फार पॉइंट समझ में आया क्या है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस की भी चीज़ें हमारी हेल्दी आइज देख सकती हैं। और नियर पॉइंट माना जाता है 25 सेंटीमीटर है। माना जाता है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर पर किसी ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हैं तो देख पाएंगे, लेकिन इससे करीब की चीज़ों में आप देखने का प्रयत्न करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और ये बीमारी नहीं माना जाएगा। मतलब 20 सेंटीमीटर पर किसी ऑब्जेक्ट को रख के आप देख रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं चले जाना है कि सर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक करेक्ट मतलब हेल्दी सिम्टम है, ये बीमारी का पार्ट नहीं है। 25 सेंटीमीटर के बाद जैसे आपने 33 सेंटीमीटर पर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा और देख रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं, तो ये बीमारी है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर बंदी है और आप देख रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बीमारी है। आप फिर चश्मा लगाइए, फिर देखिए, तब दिखेगा। तो चश्मा लगाएं तो लेंस उसमें कौन सा होगा, पावर कितनी होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बीमारी का नाम क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको ही हमें यहाँ पे कवर करना है। फिलहाल ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये डायग्राम क्या सजेस्ट कर रहा है कि बहुत करीब में 25 सेंटीमीटर से करीब की चीज़ों को जो अगर आप देखने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, दिखाई इसलिए नहीं दे रही होती हैं कि इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना के लेफ्ट में या राइट में। दो ऑप्शन आपको अगर दिए जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्जाम में। सो बेटर विल बी कि आप एक बार ये जो बताया जा रहा है प्रॉपरली दिमाग में सेट कर लें। रेटिना के लेफ्ट में नहीं, राइट में बनती है, ड्यू टू दैट चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं करीब की। बाकी अब हम बात करेंगे उन दो बीमारियों की जो मोस्ट कॉमन है। कौन कौन सी दो बीमारियाँ? दूर की चीज़ें कभी कभी हमको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही होती, कभी कभी पास की नहीं दिखाई दे रही होती। पढ़ने वाले बच्चों के साथ अमूमन पास की चीज़ों में इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा लेते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई में, और दूर की चीज़ के जो विज़न होते हैं उनमें इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया में देखिएगा ध्यान से, थोड़ा उल्टा है नाम। नाम तो सीधा है, लेकिन रटना अगर आप चाह रहे हैं तो रटने के लिहाज से हम बात करें तो ये उल्टा चलता है। क्या उल्टा चलता है? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर मतलब मोर, ज़्यादा, फार, दूर का। तो उल्टा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया डज नॉट मीन कि हमको दूर का दिखाई नहीं देगा। जल्दबाजी में ऐसा कह जाएंगे लोग कि हाइपरमेट्रोपिया मतलब, हाइपर मतलब दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का ही तो दिखाई देता है, दिखाई कहाँ का नहीं देता है, पास का नहीं दिखाई देता। अमूमन हम जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। पास की ऑब्जेक्ट ही उन्हें देखने में दिक्कत आती है, दूर का उन्हें ठीक से दिखाई दे रहा होता है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखने में चीज़ों में मदद मिलेगी। हम लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको पास की चीज़ों को देखने में दिक्कत आती है, और इस बीमारी का नाम हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपर मतलब फार, फार मतलब दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा उल्टा है। ये मैंने आपको अभी बताया कि -50 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हो, दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस जगह पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को रेटिना पर लाने के लिए, उसकी इमेज रेटिना पर बनाने के लिए कितनी होगी? ऊपर का डेटा आप चाहे तो करेक्ट कर लीजिए, शायद वो 43 था, 42 था, लेट मी चेक आउट। ये 50 सेंटीमीटर पर 42 डायोप्टर की रिक्वायरमेंट थी। तो 42 डायोप्टर का हमें पावर का रिक्वायरमेंट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाने के लिए। और यहाँ पर ये जो आपका आइलेंस है, ये अपने आप को 42 डायोप्टर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसकी इमेज यहाँ बन गई।
लेकिन जब ये पास में आया 25 सेंटीमीटर पे तो ये नहीं कर पाया। 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंस में जो रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर थी दैट वाज 44 आई थिंक, है ना। तो 44 डायोप्टर की हमें रिक्वायरमेंट थी। अगर ये जो आई लेंस है अपने आप को 44 डायोप्टर में ही कन्वर्ट कर लेता तो ये जो इमेज होती वो रेटिना पे होती, फिर तो कोई बीमारी ही नहीं है ना। 25 सेंटीमीटर पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा और आपको इमेज रेटिना पे मिली और चीज़ें दिखाई दे रही हैं साफ साफ, तो फिर ये तो बीमारी ही नहीं है ना। बीमारी अगर है तो फिर ये बात पूछी जाती है कि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है रेटिना के लेफ्ट में या राइट में। जवाब आ चुका है, ये इमेज है रेटिना के लेफ्ट में नहीं, राइट में है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लेंस है इसको 44 डायोप्टर के होने की नीड थी, लेकिन सिलियरी मसल्स उतना लोड ले नहीं पाई और ये जो आई लेंस है अपने आप को 44 डायोप्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर 42 डायोप्टर का था ना ये लेंस, इसके बाद से ब्रेक हो गया। इसके बाद से सिलियरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर दिया, सिलियरी मसल्स में मूवमेंट बंद हो गया। 50 यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, जब तक ये 50 सेंटीमीटर तक आता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई अकोमोडेशन में, ऑल टाइम इमेज रेटिना पर ही बनती रही, अवेलेबल पावर रिक्वायरमेंट पावर इक्वल होती रही। लेकिन 50 सेंटीमीटर के बाद से दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई कि अब यहाँ पर जो पावर हो गई इस आई लेंस की वो पावर फिर चेंज नहीं कर पाया सिलियरी मसल्स। आई लेंस 42 डायोप्टर का ये लेंस स्टिल है अभी भी। जब ऑब्जेक्ट को आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो उसको देखने के लिए चाहिए आपको 44 डायोप्टर, बट ये लेंस अभी भी 42 डायोप्टर का है। तो आपको नहीं समझ आया कि यहाँ पे जो लेंस है उसमें क्या इशू आया है। 2 डायोप्टर अपनी पावर को ये बढ़ाना चाहता लेकिन बढ़ा नहीं पाया, सिलियरी मसल्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसकी वजह से पावर कम पड़ गई और इसकी वजह से इसमें प्रॉपर कन्वर्जेंस नहीं हो पाया और इमेज रेटिना पे नहीं बन पाई। और रेटिना के कहाँ बनी? पीछे बनी। इसका अब समाधान क्या हो सकता है? आप खुद समझ गए होंगे कि भैया जो काम भगवान के द्वारा दी गई मसल्स से नहीं हो पाया, सिलियरी मसल्स नहीं कर पाई, उसको हम आर्टिफिशियली कर लें। कैसे? जो 2 डायोप्टर की पावर में कमी रह गई थी इस आई लेंस में, वो हम क्या करें? अलग से लगा दें। चाहे अलग से जो लेंसेस आते हैं कॉन्टेक्ट लेंस वो लगा दें, चाहे चश्मा लगा लें। आपको समझ में आ गया होगा ये जो चश्मा होगा कितनी पावर का होगा। ये चश्मा 2 डायोप्टर का लगेगा। 42 डायोप्टर का तो लेंस आपका पहले ही था, 2 डायोप्टर का आप चश्मा लगा दिए। बताओ ये प्लस की माइनस? तो समझ में आ गया होगा कि पावर आपको बढ़ानी है। आई लेंस 44 डायोप्टर का हो नहीं पाया, 2 डायोप्टर की पावर आपको बढ़ानी है तो प्लस वाला आपने लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है ज़्यादातर, उनको पास की चीज़ें देखने में दिक्कत आती है और उनको प्लस की पावर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। बहुत सारे लोग आप में से लगाए होंगे, आप चेक कर लेना, आपके जो चश्मे लगे हुए हैं सब में पॉजिटिव पावर होगी। पॉजिटिव पावर बोले तो पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखता है। अब यहाँ पर इतना मैंने डिटेल में पढ़ाया है, भूलना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ट्रिक वगैरह याद करने के लिए ये ट्रिक अभी थोड़ी देर में आएगी। पहले ये देख लो 3 बातें इस पूरे डिस्कशन में हर हाल में आपको याद रखनी ही रखनी है कि पॉइंट, कौन सा पॉइंट डिस्टर्ब हुआ है अभी, नियर पॉइंट या फार पॉइंट। दूर की चीज़ें देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पास की चीज़ों को देखने में दिक्कत आ रहा है, नियर पॉइंट डिस्टर्ब हुआ है। जब नियर पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो पॉजिटिव पावर लगाई जाती है और बीमारी का नाम हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब इसी को उल्टा करते चलो तो दूसरा वाला डिफेक्ट आ जाएगा, मतलब पॉइंट नियर का नहीं, दूर का। दूर की चीज़ें देखने में जो अगर दिक्कत आने लग जाए, मतलब कौन सा पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए? फार पॉइंट। तो पावर क्या लगाई जाएगी वहाँ पे? नेगेटिव। बीमारी का नाम क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, फिर मायोपिया होगा। देख लीजिए, पॉइंट यहाँ पे अगर नियर है तो पॉजिटिव पावर आएगी, बीमारी का नाम हाइपरमेट्रोपिया। और अगर फार पॉइंट डिस्टर्ब हुआ है पावर नेगेटिव होगी,
एंड ये मायोपिया होगा। ये बीमारी हम लोगों को कम होती है, ये पढ़ने लिखने वाले लोगों को कम होती है, पढ़ने लिखने वाले लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो यहाँ पर ये आपका N+H मतलब नियर पॉजिटिव हाइपरमेट्रोपिया, F-M फार पॉइंट एंड माइनस पावर आएगी और बीमारी का नाम मायोपिया होगा। क्लियर है? ये कैसे भी करके आपको बस याद रखना है डायरेक्टली ना। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अगले को ये जो दिखाई नहीं देने वाली बीमारी है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। ये मान लो आपकी आई बॉल है और ये बंदी है या बंदा है, आप इसे देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर से करीब में रख करके देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बीमारी हो गई हाइपरमेट्रोपिया। 50 सेंटीमीटर से दूर रख करके देख रहे हैं और अब नहीं दिखाई दे रही है तो ये बीमारी हो गई मायोपिया। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे दूर की चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं तो वो हाइपरमेट्रोपिया, वो मायोपिया हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गई है। ये जो बंदा है या जो बंदी है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ना पहले का ना बाद का। 50 सेंटीमीटर से पहले रख रहे हो तो भी नहीं दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर से बाद में रख रहे हो तो भी नहीं दिख रहा है। ये मोस्ट कॉमन इशू है। इसको प्रेस बायोपिया की कैटेगरी में डालते हैं। उम्र के साथ में इस तरह के इश्यूज आते हैं, कहीं की भी चीज़ें ठीक से नहीं दिखती हैं, धुंधली धुंधली दिखती है। दैट टाइम आपको समझ में आ गया होगा सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्टर आपको दो काम कह सकता है कि भाई साहब पास का देखना हो तो ये वाला चश्मा लगाना जिसमें आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, दूर का देखना हो तो वो वाला चश्मा लगा लेना जिसमें पावर नेगेटिव हो। पेशेंट बोलेगा क्या है बदतमीजी, दो दो चश्मे लगाएंगे क्या हम? डॉक्टर बोलेगा सोल्यूशन है हमारे पास, एक ही चश्मा आप लगा लो, बस जो लेंस होगा वो दो होंगे, बाइफोकल होगा। उस चश्मे में दो लेंस एक साथ इनबिल्टेड होंगे, अपर हाफ कॉनकेव होगा, लोअर हाफ कॉन्वेक्स होगा। ये क्यों? क्या उल्टा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। दरअसल ये एक ट्रेंड है क्या कि जब पास की चीज़ों को देखा जाता है तो नज़रें झुका के और दूर को देखते हैं तो नज़रें उठा के। अगर आप कर पाना ऐसा तो बताना, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है कि पास की चीज़ों को देखा जाए नज़रें उठा के और दूर की चीज़ों को देखा जाए नज़रें झुका के। तो ये ह्यूमन पॉलिसी है, इसलिए हम एडवांटेज लेते हैं इसका। दो अलग अलग चश्मे नहीं बनाते हैं, एक ही चश्मा बना लेते हैं और उस चश्मे का जो अपर हाफ है मान लेते हैं वो यूज़ में तब लिया जाएगा जब दूर का देखना होगा, और दूर के देखते टाइम अगर कोई इशू आ रहा है तो हमें उसको करेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव। इसलिए अपर हाफ में कॉनकेव है और लोअर हाफ यूज़ करते हैं हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो पास की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का सहारा लेते हैं, पॉजिटिव पावर का सपोर्ट लेते हैं, और बीमारी जो हम लोग झेल रहे होते हैं दैट टाइम वो होती है हाइपरमेट्रोपिया। ये मैंने आपको सारी बीमारियों का विद करेक्शन इलाज बता दिया, बीमारी भी बता दी। आप कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि कहानी कनेक्ट हो जाए। क्वेश्चन अभी तक दिखे नहीं मुझे, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। ये तो सही बात लिखी है इन्होंने। आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। ये बात आप देख लो, यहाँ पर मैंने बताई थी कि ये आपका जो है प्यूपिल है, दिस वन, जहाँ से लाइट एंटर होगी, और इस होल को या प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके लिए ये जो नीचे डायफ्राम है ये एडजस्ट करेगा, मोशन करेगा, तो इस डायफ्राम को ही आइरिस कहा गया है। तो आइरिस का पर्पस क्या है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना। क्या यहाँ पे ऐसा ही लिखा है? आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सी वाले में क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट क्रिस्टलाइन लेंस। ये गलत है। क्यों? मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया क्या
कि जब लाइट जाती है ऐसे तो उसका जो मोस्ट ऑफ द बेंडिंग होता है, मोस्ट ऑफ द पावर इस सिस्टम में जो होती है वो यहाँ होती है, ना कि आई लेंस में। कारण भी बताया था मैंने उसका कि इस जगह के लेफ्ट राइट जो अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत अंतर है, राइट। और दूसरा अगर हम इस आई लेंस के लेफ्ट राइट देखें तो जो एक्वस ह्यूमर है और जो विट्रस ह्यूमर है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक रोल प्ले करता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस सारे रीज़न के चलते यहाँ पर जब लाइट एंटर करती है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन वो इसी जगह पर बियर करती है। मोस्ट ऑफ द पावर इस सिस्टम में जो होती है वो इस जगह पर होती है, ना कि आई लेंस में। आई लेंस तो सिर्फ इसलिए होता है कि पावर को वो कम ज़्यादा कर सके ताकि इमेज रेटिना पर आ सके। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि क्रिस्टलाइन लेंस पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। ये गलत है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन नॉट क्रिस्टलाइन लेंस, इट इज एट कॉर्निया। डी वाला, while focusing the object at different distances the distance between crystalline lens and retina is adjusted। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो v की वैल्यू होती है, मतलब रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी, ये एडजस्ट होती है। मतलब अगर आप बंदे या बंदी को देख रहे हैं और उसकी दूरी आपकी आंखों से जो है ना बदल रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि आप जिसको देख रहे हैं वो अगर आपके पास आ रहा है, u की वैल्यू बदल रही है, तो इससे v की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u बदलोगे तो क्या होगा कि v भी बदलेगा। ये आपकी आंखों के अंदर नहीं होता है। ये तब होता है जो लेंस आपका एक कांस्टेंट फोकल लेंथ का हो। आपकी आंखों के अंदर का जो लेंस होता है वो कांस्टेंट फोकल लेंथ का नहीं होता है। जब जो ये बंदा है आपकी आंखों के करीब आता है, यू बदलता है, तो एफ नहीं बदलता है, यहाँ सॉरी यहाँ वी नहीं बदलता, यहाँ एफ बदलता है। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट, रेटिना एंड लेंस रिमेन कांस्टेंट, वी रिमेन कांस्टेंट, बट एफ विल चेंज। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है ये भी गलत है। वाइल फोकसिंग द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट होती है बाय सिलियरी मसल्स। नो, सिलियरी मसल्स वी को चेंज नहीं करता। सिलियरी मसल्स जो लेंस है आई लेंस, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करता है, उसकी पावर को चेंज करता है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट आप कहाँ है। जैसे दूर की चीज़ों को देख रहे हो, 40 डायोप्टर चाहिए, तो सिलियरी मसल्स आपके आई लेंस सिस्टम को 40 डायोप्टर का बनाता है। 25 सेंटीमीटर पर रख करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो जो सिलियरी मसल्स है वो आपके आई लेंस सिस्टम को 40 डायोप्टर का बनाता है। जितनी पावर चाहिए देखने के लिए उतनी पावर का बनाता है। कौन बनाता है? सिलियरी मसल्स की मदद से बनता है। और ये कमज़ोर हो जाता है तो हमें एक्सटर्नल थेरेपी लेनी होती है, मतलब चश्मा लगाना होता है या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने होते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में मात्र 2 ही हमें करेक्ट मिले हैं, लिहाजा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ अगला प्रश्न देख लीजिए। लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। मतलब ये जो लेंस का सिस्टम है, आई लेंस है, इसकी जो इमेज बनती है जिस जगह पे वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है और वहीं पे इम्पल्स क्रिएट होते हैं। कहाँ पर होता है ये सब? ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो। ये जब गया तो इमेज यहाँ पे बनती है। इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये जो पोर्शन होता है लाइट के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। ये जो रेज यहाँ से जा रही हैं तो इस पॉइंट पर जब इमेज बनता है तो कहीं पर जो होता है ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, कहीं पे कम होती है। ये सब सेंसेशन रेटिना में होते हैं। ये इसके करस्पॉन्डिंग इम्पल्स क्रिएट होते हैं और यही इम्पल्स इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाते हैं। तो जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट है आपकी आंखों का वो है रेटिना। यही कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो अगर ये कमज़ोर हो गया तो रोशनी आना लगभग मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मेरे केस में है कि अगर आपकी आँखों में जो रोशनी कम हुई है वो इस वजह से हुई है कि आँख का पर्दा ही कमज़ोर हो रहा है,
रेटिना में विज़न रोशनी नहीं रह गई है तो फिर इवन सर्जरी भी हेल्प नहीं करेगी। सर्जरी जो होती है वो तो सारी लेंस के पॉइंट से होती है ना, लेंस को काट छाट कर सकते हैं। रेटिना में छेड़खानी संभव नहीं है क्योंकि वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। आप उतने ज़्यादा वहाँ पे न्यूरॉन्स न जाने क्या क्या होता होगा, आप खुद ज़्यादा अच्छे समझते हैं, डेवलप करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर रेटिना हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, इन बाईफोकल लेंस यूज फॉर करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। ये वो बीमारी है जो उम्र के साथ सबको आ जाती है और इसमें दोनों ही बीमारियां इंक्लूड हो जाती हैं, न पास का ठीक से दिखता है न दूर का, मतलब हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है और मायोपिया भी हो जाता है। करते क्या है करेक्शन, पास का देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अपर हाफ कॉनकेव, लोअर हाफ कॉन्वेक्स। आप ऑप्शन रीड कर लीजिए, एक ही ऑप्शन है, ये देखिए, अपर पोर्शन कॉनकेव एंड लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, मायोपिक आई। मायोपिक आई वो वाली जहाँ पर दूर की चीज़ें नहीं दिखती, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही असर्शन है। रीजन में क्या कहा है कि फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक या कन्वर्जिंग लेंसेज अप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आई लेंस। करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंस, ये गलत लिख दिया ना इन्होंने। देखिए भाई, जब मायोपिक आई है, हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हमने आपको अभी बताया कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होती हैं, तो हमें पावर एक्सटर्नली बढ़ाना होता है, इनहांस करना होता है, इंक्रीज करना होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस सपोर्ट में देते हैं, लेकिन दूर का दिखाई दे रहा होता है ना, तो फिर उल्टा करते हैं, हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। ये इन्होंने लिखा है कन्वर्जिंग, गलत है ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर हमें ऑप्शन सी की तरफ जाना होगा जहाँ लिखा है ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ये ह्यूमन आई के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई है, पूरा ख़त्म हो गया है। बाकी आगे की जो कहानी है इस सेशन में करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बोर हो गए होंगे आप, बहुत लंबा हो गया है सेशन। अगले सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।